मित्रों, आज मैं पुनः आपके सामने एक चैप्टर लेकर के हाजिर हूं जिसका नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं इसके विषय में मैंने एक वीडियो डाला था, उसका संदर्भ कर लीजिएगा। वैसे कंजंक्शन जो है ये दो शब्दों, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस या दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले शब्द होते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, ये कंजंक्शन कहलाता है। कंजंक्शन बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उस वीडियो मैंने डाला हुआ है ये। अब इसमें पहला जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये क्या होता है, देख लीजिए। ये दो इक्वल रैंक के वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस तथा स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं। ये कोऑर्डिनेटिंग क्लास कंजंक्शंस होते हैं। अब ये चार प्रकार के होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पहला है क्यूमुलेटिव और कपुलेटिव, मतलब इकट्ठा करना। ये क्या करते हैं, दो कथन स्टेटमेंट को या फैक्ट्स को जोड़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल, ये क्या क्या होता है, एंड जोड़ने का काम करता है, अल्सो जोड़ने का काम करता है, नो लेस देन, एज वेल, नॉट ओनली बट अल्सो। ये यहां से यहां तक एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये कॉम्बिनेशन में आता है। बोथ गैर एंड, ये भी को रिलेटिव कंजंक्शन है, ये भी कॉम्बिनेशन में आता है। और टू, इसका सेंटेंस में उपयोग देखिए, राम इज रिच एंड मदन इज पुअर। इसमें क्या है, राम इज रिच एक सेंटेंस, मदन इज पुअर दूसरा सेंटेंस है। ये दो कथन है, इसको एंड नामक कंजंक्शन से जोड़ा गया है, इकट्ठा किया गया। फिर देखिए, अब यहां पर बोथ राम एंड श्याम, यहां पर किसको इकट्ठा कर रहा है, दो सब्जेक्ट को। देखिए राम है और श्याम है, इन दो सब्जेक्ट को इकट्ठा किया है। तो और ये जो कंजंक्शन है बोथ एंड, इसमें बोथ के बाद राम और एंड के बाद श्याम लिखा गया है। राम एंड श्याम आर रिच, बोथ राम एंड श्याम आर रिच। तो यहां पर बोथ एंड ये कंजंक्शन का उपयोग हुआ है। अब तीसरा, ही एज वेल एज हिज ब्रदर इज गिल्टी। अब क्या हुआ, ही एक प्रोनाउन है, एक सब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट है हिज ब्रदर। इन दोनों सब्जेक्ट्स को एज वेल एज, एज मीन्स होता है और इसी तरह वह और ऐसे ही उसका भाई गिल्टी है, दोषी है। यहां पर एज वेल एज कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है, ये कंजंक्शन है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसके बाद से चौथे में देखिए, रीता नो लेस देन हर सिस्टर इज इंटेलिजेंट। इसका अर्थ हुआ नो लेस देन माने इससे कम नहीं, नो लेस देन माने से कम नहीं। इसका अर्थ हुआ रीता, यहां में देखिए एक सब्जेक्ट ये है और दूसरी सब्जेक्ट हर सिस्टर है। इन दो शब्दों को इकट्ठा कर रहा है, जोड़ रहा है, नो लेस देन, ये कंजंक्शन है। तो रीता अपने सिस्टर से कम इंटेलिजेंट नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ। यहां देखिए, रतन वेंट टू जू, कॉमा हिज ब्रदर एज वेल। यहां देखिए एक तरह से ये एक सेंटेंस हो गया, और हिज ब्रदर एज वेल का मतलब होता है
इसी तरह से, ऐसे ही। और इसी तरह उसका भाई भी वेंट टू जू, मतलब कि यही काम उसके भाई ने किया। यहां पर वेंट टू जू छिपा हुआ, तो यहां पर टू एज वेल कंजंक्शन है। यहां देखिए कंजंक्शन के विषय में बहुत लोग ये सोचते हैं कि बीच में होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि ये बीच ही में हो, ये किसी सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है। एज वेल यहां पर कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। यहां देखिए, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो लेबोरियस। यहां दो क्वालिटी, एक इंटेलिजेंट है, एक ही आदमी के अंदर दो गुण हैं, इसलिए इक्वल रैंक कहा जाता है कि इक्वल रैंक को जोड़ता है। ये इक्वल रैंक के शब्द को जोड़ता है। तो इसका दो क्वालिटी है, वो इंटेलिजेंट भी है और लेबोरियस भी है। तो दोनों गुणों को इकट्ठा किया गया है नॉट ओनली बट ऑल्सो से। नॉट ओनली के बाद से एक क्वालिटी, फिर इसके बाद से बट ऑल्सो के बाद से दूसरी क्वालिटी जोड़ा गया है। तो वह केवल इंटेलिजेंट ही नहीं है, बल्कि बट ऑल्सो मैंने बल्कि लेबोरियस भी है, परिश्रमी भी है। तो यह हो गया पहला, क्युमुलेटिव और कपुलेटिव। दूसरा हो गया अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव। अल्टरनेटिव का मतलब यह हुआ कि विकल्प। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प या चॉइस। दो चीजें हैं, उसमें से किसका चॉइस करना है, इस तरह का भाव आता है। ये क्या होते हैं, बहुत गिने चुने हैं। आर, आइदर आर, नाइदर नॉर, अदरवाइज, एल्स। आर, आइदर आर। आर का मतलब होता है यहां पर या नहीं होगा, यहां पर होगा नहीं तो, या वरना। आइदर आर मने या तो ये या ये, नाइदर ना मने या न तो ये न तो वो, अदरवाइज मतलब नहीं तो, वरना। एल्स का मतलब भी होता है नहीं तो या वरना। ये सब समानार्थी हैं। आर हो गया, एल्स हो गया और अदरवाइज हो गया। अब इनका देखिए वाक्य में प्रयोग। पहला, आइदर यू आर योर ब्रदर। ये क्या है, दो सब्जेक्ट हैं। आइदर यू एक सब्जेक्ट ये है और दूसरा है योर ब्रदर। इन दोनों को जोड़ रहा है आइदर आर। ये चुनाव कर रहा है, जोड़ तो ये भी रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, दोनों में से कोई एक। यहां पर हो गया विकल्प, अल्टरनेटिव, या तो तुम या तुम्हारा भाई इज गिल्टी, दोषी है। यहां पर देखिए, नाइदर दिस रोड, न तो यही रोड, नॉर दैट रोड, न वह रोड। इस सब्जेक्ट को और इस सब्जेक्ट को, इन दोनों को नाइदर और नॉट से जोड़ा गया है। नाइदर दिस रोड नॉट दैट रोड इज सेफ। न तो यही रोड और न तो वही रोड सेफ है। फिर मेक हेस्ट। मेक हेस्ट का मतलब होता है जल्दी करो, शीघ्रता करो। और अदरवाइज या एल्स, इन तीनों में से कोई भी एक लिया जा सकता है, क्योंकि तीनों का अर्थ एक ही होता है। आर यू विल मिस द ट्रेन, ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा, यू विल मिस द ट्रेन। मेक हेस्ट एक सेंटेंस ये हो गया। अब उसके बाद दोनों के बीच में ये अल्टरनेटिव लगा दिया, या नहीं तो ये हो सकता है, और अदरवाइज या एल्स। तीनों में से कोई
लग सकता है क्योंकि तीनों समानार्थी हैं। चौथा देखिए, वर्क हार्ड, एक सेंटेंस ये हो गया, वर्क हार्ड आर अदरवाइज, मतलब वही है, नहीं तो यू विल फेल, एक सेंटेंस ये हो गया कि तुम असफल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। और यहां पर या तो आर लिख दे या अदरवाइज कंजंक्शन। तो ये हो गया आपका अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजंक्शन। अब ये तीसरा, एडवर्सेटिव। एडवर्स का मतलब होता है खराब परिस्थिति, विरोध, विरोध, उल्टा उल्टा होता है। तो ये इसका नाम से ये स्पष्ट है कि दो विरोधी तत्वों को जोड़ते हैं। एक अगर यस होगा दूसरा नो होगा, एक अगर अच्छा होगा दूसरा बुरा होगा। तो दो तरह के विरोधी स्टेटमेंट्स को ये जोड़ने का काम करते हैं। तो ये कौन कौन होते हैं, ये भी गिने चुने हैं। बट मैंने लेकिन जाते हैं, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, गरीब है लेकिन ईमानदार है। स्टिल माने अभी तक, अब तक। येट माने फिर भी या तो भी। यहां से देखिए, येट माने फिर भी या तो भी, नेवरदलेस है। नेवरदलेस का स्पेलिंग देख लीजिए, तीन शब्द से मिलकर बना है, नेवर और THE द और लेस, नेवरदलेस। तो यह हो गया फिर भी, नेवरदलेस माने तो भी या फिर भी, इसको भी कर सकते हैं। हाउएवर माने होता है यद्यपि, हालांकि, तथापि। हाउएवर माने यद्यपि, हालांकि, तथापि। व्हाइल है, व्हाइल जो है, व्हाइल माने होता है जबकि। जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा तो इसका अर्थ होगा जबकि। तो व्हाइल माने ये दो घटनाओं को एक साथ जोड़ता है। और वेयरएज मीन्स भी जो जबकि होता है, दो एक के बाद एक दो घटनाओं को एक साथ दिखाते हैं। कि जैसे कि राम इज प्लेइंग व्हाइल, या वेयरएज श्याम इज रीडिंग। तो दो घटनाएं हैं, राम इज प्लेइंग व्हाइल श्याम इज रीडिंग। और इसके बाद से ओनली है। ओनली का अर्थ आप लोग जानते होंगे कि ओनली का मतलब मात्र या केवल होता है या इकलौता होता है। यहां पर ओनली का मतलब होता है सिवाय, बजाय इसके, सिवाय या बजाय इसके। अर्थ को अगर दिमाग में बैठा लेंगे तो आपकी आधी समस्या हल हो जाएगी। इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल, आई फेल्ट एंग्री, मैं नाराज हुआ। बट लेकिन, आई केप्ट क्वाइट, मैं शांत रहा। मैं नाराज हो गया, मुझे नाराजगी हुई, लेकिन मैंने शांति बनाए रखा। यहां पर बट कंजंक्शन जो है, दो विरोधी कथनों को, भावों को जोड़ने के लिए आया हुआ है। ये होगा एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अब ये देखिए, ही इज वेरी पुअर, एक सेंटेंस। फिर स्टिल या येट, स्टिल या येट, ही इज कंटेंटेड। यहां देखिए दूसरा सेंटेंस है, ही इज वेरी पुअर। गरीब लोग अक्सर परेशान रहते हैं, संतुष्ट नहीं रहते हैं, अभाव में रहते हैं, तो हमेशा किसी न किसी चीज की इच्छा रहती है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि वह गरीब है, स्टिल माने फिर भी या अभी भी, येट माने भी होता है फिर भी, है, दोनों में से कोई भी यहां लग सकता है। तो ही इज कंटेंटेड, कंटेंटेड माने होता है संतुष्ट है, उसे संतोष है। तो यहां पर स्टिल और येट
दोनों ही ये एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। फिर एक और उदाहरण देखिए, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। नेवरदलेस, नेवरदलेस मने भी होता है तो भी, यानी देखिए इसमें जितना भी ये लिखवाए हैं यहाँ पे, स्टिल, येट, नेवरदलेस, हाउएवर, इन सब का अर्थ होगा तो भी। ये 1 2 3 4 का 4 दिया गया है अलग अलग शब्द, लेकिन सबका अर्थ तो भी, फिर भी आएंगे। अब इसके बाद हाँ, तो नेवरदलेस आई हेल्प्ड हिम, इसके बावजूद तो भी मैंने उसकी सहायता किया। तो यहां पर एक सेंटेंस, आई हैड नो मनी, आई हैड हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी सहायता किया, बावजूद इसके कि मेरे पास पैसा था मैंने उसकी सहायता किया तो भी। अब इसके बाद देखिए, मोहन इज रिच while whereas his brother is poor। यहां पर दो कथन है, मोहन इज रिच और एक कथन है his brother is poor। तो यहां पर while का प्रयोग या whereas का प्रयोग, यानी जबकि मोहन रिच है जबकि उसका भाई गरीब है, यहां पर बट का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद से लास्ट है डू व्हाट। डू व्हाट मतलब वही करो, व्हाट यू लाइक, जो तुम्हें पसंद है वही करो। इसका अर्थ हुआ जो तुम्हें पसंद है वही करो। फिर दूसरा सेंटेंस है मेक नो नॉइस, शोर न करो। यहां बीच में ओनली कंजंक्शन लगा है। ओनली का मतलब हुआ कि सिवाय इसके शोर मचाने के सिवाय तुम जो चाहे वो करो। तो यह हो गया आपका एडवर्सेटिव। अब एक लास्ट वर्ड आता है इनलेटिव। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर चौथा मैं डालने जा रहा हूं इसमें टाइप। चौथा टाइप है ILLATIVE, इनलेटिव। इनलेटिव ये क्या होता है? ये निष्कर्ष एक क्लास में कोई कार्य दिखाएंगे, अगले कार्य में निष्कर्ष बताते हैं। निष्कर्ष और फल, प्रतिफल भी कर सकते हैं। प्रतिफल माने कार्य का क्या अंजाम हुआ, प्रतिफल। और अनुमान कहीं कहीं होता है। अनुमान को हम इन्फर भी कहते हैं अंग्रेजी में। इसका अंग्रेजी है इन्फर। ये क्या क्या होते हैं? इसमें निष्कर्ष या फल बताते हैं, कहीं कहीं अनुमान भी होता है। जैसे ये है, इसमें ये है देयरफॉर,
देयरफॉर माने इसलिए, जब निष्कर्ष निकलता है तो कहते हैं ना देयरफॉर, या सो भी कहते हैं। फॉर ये अनुमान के लिए होता है। फॉर का तो कई प्रयोग होता है प्रीपोजिशन के रूप में। फॉर का मतलब के लिए, या कोई चीज खरीदी जाती है, कितने मूल्य में खरीदी जाती है, ये सब इसका अर्थ होता है। तो फॉर का एक अर्थ अनुमान भी होता है, लगता है जैसे इसका अर्थ होता है। और देन का अर्थ होगा तब, है ना। लेकिन देन का अर्थ जब तब लेंगे तो एक समय का अर्थ भी निकलेगा। समय का अर्थ न लें तब, यानी घटनाक्रम के बाद, घटनाक्रम के बाद, इसके बाद है, इसका अर्थ आएगा इसके बाद या फलस्वरूप, इसके बाद या फलस्वरूप। देन और हैंस, हैंस का मतलब दो तरह से होता है, इस प्रकार या इसलिए। हैंस का मतलब होता है इस प्रकार या इसलिए। ऐसा हुआ, इस प्रकार ये हो गया, या इसलिए ये हो गया, हैंस हो गया। और कॉन्सिक्वेंटली, इसका अर्थ होता है घटना के बाद, घटना के बाद या घटित होने के बाद, या घटनाक्रम के बाद। तो कॉन्सिक्वेंटली का ही मतलब ये होता है, इसका भी मतलब होता है इसके 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 फलस्वरूप, कोई कार्य हुआ, फलस्वरूप क्या हो गया, यही दिखा रहा है। अब देखिए इनका वाक्य में प्रयोग। He was found robbing. He was found robbing. वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। सो इसलिए, या इसके जगह पर देयरफॉर, हैंस का भी प्रयोग कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंटली का भी प्रयोग कर सकते हैं, और देन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने दो ही लिखा, जगह कम है। सो या देयरफॉर ही वाज अरेस्टेड, ही वाज अरेस्टेड। एक में होगा घटना, एक क्लाज में घटना होगा और दूसरे क्लाज में उसका निष्कर्ष आएगा। एक क्लाज में ये दिया कि ही वाज फाउंड रॉबिंग, वह चोरी करते हुए पकड़ा गया, और या दूसरे क्लाज में ये दिया कि ही वाज अरेस्टेड। तो इनको जोड़ने वाला जो कंजंक्शन होगा ये क्या बताएगा, फल। इसलिए या अतः पकड़ा गया। You have not obtained good marks. थोड़ा लंबा है। You have not obtained good marks hence अतः you cannot be admitted, you cannot
यू हैव नॉट ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स, एक सेंटेंस ये, तुमने अच्छा मार्क नहीं प्राप्त पाया, ऑब्टेन माने होता है पाना, हेंस अतः, इसलिए यू कैन नॉट बी एडमिटेड, आपकी एडमिशन नहीं हो सकती है, आपको प्रवेश नहीं मिल सकता। तो ये हो गया। अब एक और है, यहां से यही लिखता है, शी डिड नॉट वर्क सो या कॉन्सिक्वेंटली हेंस, ये सब आ सकता है, कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर, ये सब आ सकता है। लेकिन मैं बदल बदल के ऐसे शब्दों को लिख रहा हूं कि ताकि आपको यूज कहाँ कहाँ होता है, किनका यूज किया जा सकता है, ये बात समझने में आसानी हो। तो कॉन्सिक्वेंटली शी हेल्ड, यही कॉन्सिक्वेंटली माने फलस्वरूप है या फलतः वह फेल हो गए, उसने होमवर्क, उसने काम नहीं किया या मेहनत नहीं किया, इसलिए वह फेल हो गए। एक और उदाहरण है, अब ये सब तो हो गया इनका। अब ये जो फार का मैंने बताया, ये फार जो है ये रिजल्ट नहीं बताता है, सिर्फ अनुमान बताता है। इसको अलग से इसलिए बता दिए हैं कि ये आपको आगे चल के ध्यान में रहे। तो इसका उदाहरण मैं लिख दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर चाहे इसी में नीचे लिख दे रहा हूं। The days are long for it is June. It is June. यहां पर डेज आर लॉन्ग, दिन बड़े हैं, इट इज जून, फार लगा है, कंजंक्शन यहां पर होगा। इसका मतलब ये रिजल्ट नहीं, यहां कोई कार्य नहीं हो रहा कि उसका कोई रिजल्ट या निष्कर्ष निकलेगा। यहां पर इसका अर्थ होगा ना सो लगेगा ना देयरफॉर लगेगा, क्योंकि यहां पर कोई कार्य हो नहीं रहा है, कोई एक्शन नहीं है। एक्शन होता तो सो देयरफॉर वगैरह लगता या कॉन्सिक्वेंटली लगता। यहां पर एक अनुमान हो रहा है, एक एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा है, ऑब्जर्वेशन के आधार पर कि दिन लंबे हैं, लगता है इट इज जून, लगता है कि यह जून है, मानो यह जून है। तो आशा करता हूं कि ये कोऑर्डिनेटिंग क्लास कंजंक्शन का थ्योरी आपको समझ में आ गया हो, इसका चारों टाइप भी समझ में आ गया होगा। इसका आप फिर से इतने का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा है कि आप लोगों को ये सब बातें समझ में आई होंगी, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मेरे मेहनत के ऊपर जरूर लिखें। अगर कोई नया टॉपिक चाहिए, कोई और टॉपिक चाहिए, कृपया कमेंट में लिखा करें। धन्यवाद।